हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखानी है और इस वीडियो में हमने एक TXV वाल और दो कैपिलरी ट्यूब्स के दरमियान में कंपैरिजन दिखाना है। प्रैक्टिकली क्या हम थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल को कैपिलरी ट्यूब की जगह लगा सकते हैं या क्या हम कैपिलरी ट्यूब को थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल की जगह लगा सकते हैं। ऐसे एक यूनिट के अंदर दो कैपिलरी ट्यूब्स लगी हुई है और एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है। इन दोनों का मैंने आपको कंपैरिजन दिखाना है। लेट्स गेट टू स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, थोड़ा सा इस यूनिट के पार्ट्स के इंट्रोडक्शन कराता चलूँ आप लोगों को। ये इस यूनिट के अंदर 4 अदद थर्मोमीटर्स लगे हुए हैं, जिसमें T1 कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, ये कंडेंसर का आउटलेट लाइन है जो कि T2 है, T3 इवापोरेटर का इनलेट है और T4 इवापोरेटर का आउटलेट है यानी कंप्रेसर का सक्शन लाइन। साथ में 2 अदद प्रेशर गेजेस भी लगे हुए हैं। जो ये प्रेशर गेज है ये कंडेंसर के लिए है और इस पर 25 बार और 350 PSIG तक का रीडिंग आप ले सकते हैं। साथ में दूसरा एक प्रेशर गेज इवापोरेटर के लिए है जो कि 10 बार और 145 PSIG तक का प्रेशर मेजर कर सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर 3 अदद थ्रॉटलिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं। पहला जो डिवाइस है वो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, जिसका ये सेंसिंग बल्ब है एवापोरेटर के आउटलेट पर, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है ये TX2 यानी 2 नंबर के ऑरिफिस का थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। आप इसको थोड़ा सा करीब से भी दे सकते हैं। यहाँ पे TX2 इसके ऊपर लगा हुआ है। अगर मैं आपको जूम करके बताता चलूँ, TX2 लगा हुआ है और ये यूज़ हो रहा है R22 के रेफ्रिजरेंट के लिए। ठीक है, इसका जो रेंज है वो -40 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस है, यानी इवापोरेटिंग टेम्परेचर जो है ये मेंटेन करेगा, इतना ही ये कर सकता है। अच्छा, उसके साथ ही जो नीचे इस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल के नीचे जो कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, ये कैपिलरी ट्यूब है 1 mm की, जो कि जिसका लेंथ है 8 फुट और ये इंचों में 039 की कैपिलरी ट्यूब बनती है। दूसरी कैपिलरी ट्यूब 1.5 mm की है जो कि इंचों में ये 059 की कैपिलरी ट्यूब बनती है। ठीक है, 1 mm और 1.5 mm दोनों कैपिलरी ट्यूब्स का जो लेंथ है वो 8 फुट ही है। ठीक है, अब इस यूनिट को हम जब चलाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या हम कैपिलरी ट्यूब की जगह TXV वालों को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या वो हमें सेम मास फ्लो रेट का रिज़ल्ट दे सकता है या नहीं दे सकता। अभी मैंने फैंस को ऑन किया, अभी कंप्रेसर को ऑन करने लगा हूँ। यहाँ पर कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। अब थोड़ी ही देर के लिए हम यूनिट को ऐसे ही चलाने देंगे ताकि जो कंडेंसिंग प्रेशर और एवापोरेटिंग प्रेशर जो है वो दोनों एडजस्ट हो जाए खुद से। फ़िलहाल हमने थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल को बंद किया हुआ है और इस वक्त मैं जो कैपिलरी ट्यूब है 039 की उसको मैंने एक्टिव कर रखा है। तो इस वक्त जो कैपिलरी ट्यूब 1 mm की है यानी 039 की, ये कैपिलरी ट्यूब मैंने एक्टिव करके रखी हुई है और जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जा रही है एवापोरेटर की तरफ। ठीक है, अब हमने देखना है प्रेशर गेजेस पर कि हमारे पास जो कंडेंसिंग प्रेशर है और एवापोरेटिंग प्रेशर वो कितने मेंटेन होते हैं। आप अगर इवापोरेटिंग प्रेशर देखें जो कि राइट साइड पे है, ये तकरीबन काफ़ी कम हो रहा है और इस वक्त ये शो हो रहा है 30 PSIG तक। इसका मतलब ये है कि कैपिलरी ट्यूब का जो डायामीटर है वो थोड़ा सा तंग है और जो रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो है वो कम जा रहा है कंडेंसर से एवापोरेटर की तरफ, जिसकी वजह से आपका जो एवापोरेटिंग प्रेशर है वो डाउन हो रहा है। साथ साथ अगर आप थर्मोमीटर्स को देखें तो ये डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर है, ये कंडेंसर के आउटलेट का है, ये एवापोरेटर का इनलेट का है और ये एवापोरेटर के आउटलेट का है। तो आप टेम्परेचर डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। ये 039 की कैपिलरी ट्यूब का रिज़ल्ट है जिसने एवापोरेटिंग प्रेशर तकरीबन 32-33 PSIG तक मेंटेन किया हुआ है, जबकि कंडेंसिंग प्रेशर इसने 180 तक मेंटेन किया हुआ है। तो अब हम TXV वालू को ऑन करके देखेंगे कि क्या TXV वालू भी यही प्रेशर मेंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता। इस वक्त मैंने TXV वालू का जो
ग्लोब वाल्व है वो खोल दिया है और इस वक्त TXV वाल्व ही एक्टिव है। अभी आप देख रहे हैं कि जो कंडेंसिंग और इवापोरेटिंग प्रेशर है दोनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि TXV वाल्व इस वक्त ज़्यादा मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो इस वक्त डिस्चार्ज प्रेशर तकरीबन 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है और जो इवापोरेटिंग प्रेशर है वो भी तकरीबन 60 PSIG तक पहुंच चुका है। सो चूँकि इस TXV वाल्व के थ्रू जो इस वक्त मास फ्लो रेट जा रहा है वो ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए हमने इसका जो एडजस्टमेंट स्क्रू है इसकी मदद से रेफ्रिजरेंट की फ़्लो को कम करवाना है। तो सबसे पहले मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका जो एडजस्टमेंट स्क्रू है उसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ताकि इससे जो रेफ्रिजरेंट की फ़्लो है वो कम हो जाए और हमें उसी कैपिलरी ट्यूब का रिज़ल्ट इससे मिल जाए। तो अभी हमने TXV वालों को तकरीबन 4 कंप्लीट थ्रेड्स तक क्लॉकवाइज घुमाया और इस वक्त आप ख़ुद देख रहे हैं प्रेशर गेजेस पर जो सक्शन प्रेशर और यानी इवापोरेटिंग प्रेशर और कंडेंसिंग प्रेशर जो है वो दोनों इस वक्त कम हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि जो इवापोरेटिंग प्रेशर है वो इस वक्त दोबारा से डाउन हो रहा है और तकरीबन इस वक्त 40 PSI तक आ चुका है, जबकि कंडेंसिंग प्रेशर इस वक्त 190-185 PSIG तक आ चुका है। देखते हैं कि ये मज़ीद भी नीचे जाते हैं या नहीं जाते। सो इस वक्त ये लग रहा है कि ये जो TXV वाल्व का ओरिफिस है ये 039 की कैपिलरी ट्यूब के साथ मुकम्मल तौर पर कंपैटिबल नहीं है, इसलिए मुकम्मल ये इवापोरेटिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर यानी जो कंडेंसिंग प्रेशर है उनको सही तरह से डाउन नहीं कर रहा। इस जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का लिमिट है ये 039 की कैपिलरी ट्यूब से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो अब हम TXV वाल्व के वाल्व को ऑफ़ करके जो दूसरी कैपिलरी ट्यूब है 059 की उसको ऑन करके आपको बताते हैं कि उससे कितना मास फ्लो रेट मेंटेन होगा और कंडेंसिंग प्रेशर और इवापोरेटिंग प्रेशर कितने मेंटेन होंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम फिर दोबारा से TXV वाल्व को ऑन करेंगे और जो 1.5 mm वाली कैपिलरी ट्यूब है उसको बंद करेंगे। फिर से देखेंगे कि क्या ये TXV वाल्व जो दूसरी कैपिलरी ट्यूब है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। ये इस वक्त आप थोड़ा सा करीब से देख सकते हैं कि जो इवापोरेटिंग प्रेशर है वो हल्का सा कम हो गया है, तकरीबन 40 PSI तक है और इस वक्त कंडेंसिंग प्रेशर भी तकरीबन 200 या 195-190 PSIG तक है। सो कोई खातिर ख्वाह कम नहीं हुआ TXV वालों की मदद से, जिसका ये मतलब है कि TX2 यानी 2 नंबर का ओरिफिस वाला थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व और 039 की कैपिलरी ट्यूब ये दोनों आपस में 100% रिप्लेस नहीं हो सकते, मतलब इनका रिज़ल्ट जो है वो सेम नहीं मिलेगा आपको। अब दूसरी कैपिलरी ट्यूब मैंने खोल दी है 059 की कैपिलरी ट्यूब जिसका डायमीटर 059 है, यानी mm में ये 1.5 mm है। अब इसकी मदद से हम देखते हैं पहले कि प्रेशर गेजेस के जो प्रेशर लिमिट्स हैं वो कहाँ तक जाते हैं कंडेंसर और एवापोरेटर में। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम दोबारा TXV वाल्व से भी देखेंगे कि क्या यही प्रेशर जो इस कैपिलरी ट्यूब ने अभी मेंटेन करना है, क्या यही प्रेशर TXV वाल्व भी मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकता। सो इस वक्त आप देख सकते हैं प्रेशर गेजेस पर अब प्रेशर बढ़ रहे हैं। इस वक्त आलमोस्ट जो इवापोरेटिंग प्रेशर है वो तकरीबन 75 PSIG तक या 75 PSIG से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इस वक्त 1.5 mm कैपिलरी ट्यूब जो है वो एक्टिव है, यानी 059 की कैपिलरी ट्यूब। कंडेंसिंग प्रेशर आलमोस्ट तकरीबन 280-278 PSIG तक जा चुका है। इसका मतलब ये है कि चूंकि ये कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर ज़्यादा है 039 की कैपिलरी ट्यूब से, तो इस वजह से
जो इवापोरेटिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, जो कंडेंसिंग प्रेशर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, यानी मास फ्लो रेट ये ज़्यादा मेंटेन कर रहा है। अब आप देख लें तकरीबन इस वक्त 75 psig इवापोरेटिंग प्रेशर है, जबकि 260 psig तकरीबन इस वक्त कंडेंसिंग प्रेशर चल रहा है। 170 psig का इवापोरेटिंग प्रेशर और 250 या 255 psig का कंडेंसिंग प्रेशर, जो कि ये कैपिलरी ट्यूब अभी मेंटेन कर रही है। अब इसको मैं बंद करता हूँ और देखता हूँ कि क्या यही सेम रिज़ल्ट हम TXV वालों से ले सकते हैं, जो TX2 का ओरिफिस वाला TXV वालों है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम एडजस्टमेंट स्क्रू से एडजस्ट करते हैं और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा ताकि इससे जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। हम देखने वाले क्या है, हम देखना ये चाहते हैं कि क्या ये जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है ये 059 की कैपिलरी ट्यूब को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसी तरह का सेम रिज़ल्ट दे सकता है या नहीं दे सकता। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कंडेंसिंग प्रेशर तकरीबन 250 तक ही है, जबकि एवापोरेटिंग प्रेशर इस वक्त तकरीबन 70 psig तक मेंटेन हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि ये TXV वाल जो कि TX2 ओरिफिस का है, ये TXV वाल जो 059 की कैपिलरी ट्यूब है इसके साथ कंपैटिबल हो सकता है। ज़्यादा एक्यूरेटली ये तकरीबन 055 और 049 की कैपिलरी ट्यूब के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कंपैटिबल होगा, लेकिन 059 की कैपिलरी ट्यूब के साथ भी कंपैटिबल हो सकता है। यानी आप इस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल को 059, 055, 049 की कैपिलरी ट्यूब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रूर समझाना चाहूँगा कि ऐसे यूनिट जिनके साथ आपने TXV वाले यूज़ करने हैं, उन जैसी यूनिटों में कंडेंसर के बाद एक बड़ा फ़िल्टर ड्रायर ज़रूर लगाना चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये देखिए ये साइड ग्लास देखें, आफ्टर कंडेंसर लगा हुआ है लेकिन फ़िल्टर ड्रायर से पहले लगा हुआ है। ये एक दूसरा साइड ग्लास है, ये फ़िल्टर ड्रायर के बाद का लगा हुआ है। अब दोनों साइड ग्लास पर अगर आप देखें तो रेफ्रिजरेंट की फ़्लो में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो स्मूथ है, जबकि फ़िल्टर ड्रायर से पहले जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो स्मूथ नहीं है। चूँकि फ़िल्टर ड्रायर रेफ्रिजरेंट की एक ज़्यादा मकदार हासिल करके अपने अंदर एक रेफ्रिजरेंट का मजमा जमा करके, यानी रेफ्रिजरेंट की मकदार इसमें जमा होके TXV वालों की तरफ स्मूथली फ़्लो हो रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं दोनों साइड ग्लास के दरमियान में जो फ़र्क है, पहले साइड ग्लास में जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो स्मूथ नहीं है, जबकि दरमियान में फिर फ़िल्टर ड्रायर के अंदर कुछ रेफ्रिजरेंट जमा होके जब दूसरे साइड ग्लास के अंदर से रेफ्रिजरेंट फ़्लो होता है TXV वालों की तरफ, तो वो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मूथली जा रहा है। तो इसलिए फ़िल्टर ड्रायर का एक फ़ायदा ये भी है कि ये आगे जो भी थ्रॉटलिंग डिवाइस लगा होता है उसमें रेफ्रिजरेंट के फ़्लो को स्मूथली जाने देता है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।